क्लास 12th फिजिक्स का अनसार्ड का सोल्यूशन कर रहे थे। यहाँ पर सेट नंबर 1 हम लोगों ने आधे से ज़्यादा सोल्व कर लिया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। 7 तक अथवा देखेंगे इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा नहीं की है, पहले देख लेना जाकर प्ले लिस्ट में, यहाँ पर वीडियो में जाना देख लेना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर किसी परिपथ में, ध्यानपूर्वक देखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज बी समीकरण इतना दिया गया है, वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है, यह समय टी सेकंड में है, टी किसमें है, सेकंड में, समय बोलता टी से बी, ग्राफ उचित पैमाने का पूरा एक चक्कर के लिए बनाना है, ग्राफ पूरे एक चक्कर के लिए बनाना, पूरे एक चक्कर के लिए बनाइए, ठीक है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात कीजिए, वोल्टेज का वर्ग माध्य रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, हमें फाइंड करना है। यहाँ पर वर्ग माध्य मूलमान को कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू मान को वैल्यू कहते हैं यहाँ पर। अब देखिए ठीक है, वर्ग माध्य मूलमान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें एक चक्कर के लिए ग्राफ बनाने हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 नंबर का नहीं 3 नंबर का होना चाहिए। देखिए इससे तो सिंपल ही है, बहुत इससे तो एक मतलब कि 50% इससे 100% कठिन, लेकिन ये 50% उससे सिंपल है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया है 8वें का 7वें का अथवा पे है। यहाँ पर 7वें का अथवा क्वेश्चन है, 7वें का अथवा, ठीक है। हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले मैं वोल्टता का समीकरण, देखिए वोल्टेज की इक्वेशन क्या दी गई, बी बराबर दी गई है। यहाँ पर बी बराबर दी गई है 40 साइन 100 पाई टी, ये इक्वेशन में क्या कर दी गई है, दे दी गई है यहाँ पर 40 100 पाई साइन ओमेगा टी। अब इसकी व्यापक समीकरण से तुलना कर दीजिए, इसकी जनरल समीकरण से तुलना कर दीजिए। बी बराबर क्या होती है, इसकी जनरल समीकरण बी बराबर होती है बी नोट साइन ओमेगा टी, इससे इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर ठीक है। अब देखिए बी नोट का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बी नोट का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ पर इसका अधिकतम होता है, वोल्टेज का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। बी नोट का मान क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और देखिए इधर ओमेगा का मान इधर लिख देते हैं, ये इधर ही लिख देते हैं, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ओमेगा लिखा हुआ, ओमेगा कितना हो जाएगा, 40 पाई हो जाएगा, टी तो सेम है, हटाइए तो क्या हो जाएगा, सॉरी 100 पाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ, 100 पाई हो जाएगा। अब देखिए ओमेगा बराबर आवृत्ति बराबर क्या होती है, टूणी आवृत्ति, तो क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ होता है फॉर्मूला यहाँ पर, 2 पाई एफ बराबर क्या हो जाएगा, 100 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 पाई। अब देखिए पाई से पाई उड़ा दीजिए, ठीक है, 2f हो जाएगा, 2 को नीचे ले आइए, 2 को नीचे ले आएंगे, या बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, 2 से 2 उड़ा देंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए एफ का मान 50 आ गया। और एक फार्मूला हमारे पास यहाँ पर लिख देंगे, एफ बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, एफ बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा आपने, देखिए एफ बराबर एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, यहाँ पर आवर्तकाल का। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होता है, ठीक है, ये तो फार्मूला होता है। देखिए 1/, देखिए 1/50 दिया है, अब 1/, लिख लीजिए, 1/, लिख लिया यहाँ पर। अब ये एफ का मान कितना है, 50 है, यहाँ पर 50 हो जाएगा। यहाँ पर इसको 2 से काटें तो 50 ही तो आएगा यहाँ पर 50। अब बराबर इसको भाग कीजिए, इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा, भाग करना तो आता होगा यहाँ पर 0.02 सेकेंड, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना, किसके लिए ग्राफ बनाना है, यहाँ पर देखिए पूरे एक चक्कर के लिए ग्राफ बनाना, टाइम टी और वोल्टेज के लिए। देखिए बनाएंगे ग्राफ, यहाँ पर टाइम टी और वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाएंगे, बहुत सिंपल बनाना ग्राफ है। यहाँ पर क्या ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका ग्राफ बना देते हैं इस टाइप से, छोटा सा बना देते हैं, ठीक है। एक चक्कर के लिए बना लीजिए ग्राफ, किसके लिए बना लेंगे, एक चक्कर के लिए। तो सबसे पहले मान लीजिए इधर क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज होगा, इधर क्या मान लेंगे, वोल्टेज यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या बनाना है, टाइम मतलब वोल्टेज बनाना, तो ऊपर लिख लीजिए वोल्टेज लिख लीजिए, यहाँ पर ऊपर क्या है, वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है। ऊपर वोल्टेज किस में होगा, वोल्ट में होगा यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है। और इधर क्या होगा, मान लीजिए समय होगा, समय किस में होगा, सेकंड में, ये समय किस में है, हमारे पास सेकंड में है, ठीक है। समय सेकंड में, वोल्टेज किस में, वोल्ट में है, यहाँ पर किस में है, वोल्ट में है यहाँ पर, ठीक है, वोल्ट में। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, अब देखिए इसका मूल मान लीजिए ओ यहाँ पर। अब यहाँ पर बोला गया है पूरे एक चक्कर बनाना है, तो पूरा एक चक्कर बना लीजिए। पूरा एक चक्कर किस टाइप से बनाते हैं, यहाँ पर पूरा एक चक्कर किस टाइप से, आधा चक्कर हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा चक्कर हो जाएगा, यहाँ से ये पूरा चक्कर हो गया यहाँ पर, ठीक है, पूरे चक्कर के लिए बना लिया। अब देखिए अब वोल्टेज का क्या है, अधिकतम मान है यहाँ पर, वोल्टेज का क्या है, अधिकतम। बहुत सिंपल तरीका है, आप देख लेना, कोई आपके पास मॉडल पेपर होगा उसमें देख लेना किस तरह से बना होगा, ये बहुत सिंपल तरीका है। देखिए वोल्टेज का
वोल्टेज का क्या है, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, वोल्टेज का अधिकतम मान यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है 40 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 वोल्टेज का अधिकतम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास समय कितना आया यहाँ पर, यहाँ पर समय पूरा, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक समय कितना आया, पूरा समय सोल्व किया, यहाँ पर समय कितना है 0.02। तो 0.02 यहाँ से यहाँ तक समय कितना है 0.02 आया, यहाँ पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये अधिकतम वोल्टेज का अधिकतम मान हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच दीजिए यहाँ पर। अब देखिए 0.0 तो इसका आधा कर दीजिए, 0.02 का आधा कितना होता है, यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 0.02 का आधा कितना होता है, यहाँ पर 0.001 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। यही आपका ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से कितना सिंपल 5 नंबर का ग्राफ बन गया यहाँ पर, वो लगाया यहाँ पर। देखिए टी से बी, यानी कि समय यहाँ टी से बी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। देखिए टी से भी पूरे एक चक्र के लिए बना दिया है, पर देखिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह बनाना है, यहाँ पर एक पूरा चक्र बना देंगे। यहाँ पर क्या नोट क्या होता है, वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर अधिकतम मान हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अधिकतम मान हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, अधिकतम मान हो जाएगा, अधिकतम, इसको नीचे बढ़ा देते हैं, अधिकतम मान है यहाँ पर। ये क्या हमारे पास अधिकतम मान होगा, यहाँ पर क्या होगा, अधिकतम मान होगा यहाँ पर, ठीक है। आपको लिखना नहीं, आपको बताना, आपको डायरेक्टली ग्राफ बनाना है। अधिकतम मान हो जाएगा, यहाँ पर समय हो जाएगा, इधर वोल्टेज होगा, यही क्या हो जाएगा अधिकतम मान। देखिए 0.02 सेकंड समय है यहाँ पर, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.01 सेकंड हो जाएगा। यही आपको ग्राफ बनाना था। फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या सोल्व करना है यहाँ पर। देखिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है, यहाँ पर देखिए हमें सोल्व करना है। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर बोला गया है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान के लिए फॉर्मूला क्या होता है, BRMS। देखिए BRMS हमें फाइंड करना है, BRMS, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, B0 अपन √2, यही तो फॉर्मूला होता है, B0 अपन √2। तो BRMS B0 का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर। देखिए B0 का मान दिया है 40, यहाँ पर B0 का मान कितना आया, 40 है यहाँ पर आया। B0 का मान कितना है, B0 का मान है हमारे पास 40 यहाँ पर। B0 का मान कितना है, 40 अपन √2 हो जाएगा यहाँ पर। 40 अपन क्या हो जाएगा, √2। अब इसको आंसर अगर आपको मैच करना, इतना तो नहीं आ रहा आंसर, रुक जाइए चेक कर लेते हैं। आंसर इतना तो आ नहीं रहा यहाँ पर, 20√2 आ रहा है। तो 20√2 के लिए किस टाइप से करेंगे यहाँ पर, इसमें √2 से मल्टी, देखिए 40 अपन √2 लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ, इसमें √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर √2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, BRMS। √2 की मल्टीप्लाई 40, √2 लिखा हमने, √2 की मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है, खाली 2, खाली 2 से काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा 20 √2 आ जाएगा यहाँ पर, 20 √2 वोल्ट, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 20√2 आ रहा है आंसर, आ गया 20√2। देखिए कितना सिंपल सवाल था, कठिन का सवाल था। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिया है यहाँ पर, देखिए फिर से समझ लीजिए, दिया है यहाँ पर, इसकी तुलना करेंगे, यहाँ पर जनरल समीकरण तुलना करेंगे, यहाँ पर ओमेगा का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओमेगा बराबर 2πf होता है, बस काटेंगे में पीटेंगे, एफ का मान आ जाएगा। आवृत्ति का टाइम पीरियड क्या होता है, 1/, आवृत्ति होती है यहाँ पर, फ्रिक्वेंसी होती है। और एफ का 50, इसको भाग करेंगे 0.02, और पूरा का पूरा एक चक्कर के लिए, तो पूरा एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर, फिर आधा चक्कर, पूरा एक चक्कर हो जाएगा। तो यहाँ पर उधर वोल्टेज हो जाएगा, इधर समय मान लेंगे, समय इधर मान लिया 0.02, ये वोल्टेज का अधिकतम मान यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से यहाँ पर खींच देंगे, यहाँ पर 0.02, यहाँ पर इस टाइप से आधा कर देंगे इसका, तो 0.01 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0.01 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ ड्रा हो जाएगा, ग्राफ खींच जाएगा यहाँ पर। इसके समय और वोल्टेज के बीच क्या हो जाएगा, ग्राफ खींच जाएगा। इस टाइप से करते हैं ग्राफ खींचना, कोई ग्राफ आ जाए इस टाइप से समीकरण बदल सकती है, बट आपको यही मेथड लगाना है यहाँ पर, ठीक है, यही आपको मेथड लगाना है एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है। चुंबकत्व का क्या है, परमाणु मॉडल बताना। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है। इसके आधार पर अनुचुंबकीय, चुंबकीय और लवचुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर चुंबकत्व का परमाणु मॉडल लिखेंगे यहाँ पर, एक कॉपी में नोट कर लेना क्वेश्चन को सबको। देखिए यदि किसी चुम्बक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, जो चुम्बक होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, तो उसकी प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुम्बक होता है। तो उसका देखिए जब तोड़ देते हैं, जो प्रत्येक भाग होता है उनका क्या है, पूर्णक होगा। यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण चुम्बक होता है, ठीक है। यहाँ तक कि प्रत्येक घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन भी पूर्ण चुम्बक होता है। जो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन होगा वो भी एक पूर्ण चुम्बक होता है, ठीक है, जिसे परमाणु चुम्बक कहते हैं। जिसे कहते हैं परमाणु चुम्बक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, परमाणु चुम्बक कहते हैं, ठीक है। अपनी कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से गति करता है। जो इलेक्ट्रॉन में अपनी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो 2 प्रकार से गति करता है। कितने प्रकार से गति करता है, 2 प्रकार से गति करता है, ठीक है।
देखिए दो प्रकार से गति करता है, एक कच्ची यानी कच्ची परिक्रमण, देखिए यहाँ पर अभी लिखा हुआ, देखिए इधर इसको इसमें समझ लीजिए, एक क्या हमारे पास इधर की ओर घूमे क्या है कच्ची परिक्रमण है, और क्या है ये चक्रण इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक क्या हमारे पास चक्रण इलेक्ट्रॉन है, बीच में क्या है नाभिक है। देखिए दो प्रकार से गति करता है यहाँ पर। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, पहले यह नाभिक के चारों ओर घूमता है जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। यह नाभिक को एक नाभिक है या बीच में नाभिक है, एक नाभिक के चारों ओर को घूमेगा यहाँ पर इस टाइप से, तो इसे कहते हैं परिक्रमण गति कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों ओर गति करते हैं जिसे चक्रण कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी कक्षा के चारों ओर, देखिए लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों ओर गति करते हैं, हो गया, जिसे चक्रण कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा के चारों ओर गति करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, चक्रण इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं यहाँ पर, जो क्या कहते हैं चक्रण कहते हैं। जो नाभिक के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं, कक्षी परिक्रमण कहते हैं यहाँ पर, बोल सकते हैं परिक्रमण कहते हैं यहाँ पर। और दोनों ही प्रकार की गति से चुंबकत्व उत्पन्न हो, जो दोनों होती है दोनों गति होती है उसमें चुंबकत्व उत्पन्न होता है यहाँ पर। ठीक है, परंतु चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 90% परिक्रमण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 10% की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। ठीक है, 10% की अपेक्षा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। देखिए, परंतु चक्रण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 90% परिक्रमण गति से उत्पन्न चुंबकत्व 10% की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है यहाँ पर। ठीक है, चक्रण परिक्रमण है यहाँ पर। और क्या इलेक्ट्रॉन, मतलब कि चक्रण इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा के चारों गति करते हैं जिसे चक्रण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो अपनी कक्षा के चारों गति करते हैं क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं यहाँ पर। ये लिख लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, फिर बोला गया अनुचुंबकी, फिर बोला गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए इसके आधार पर अनुचुंबकी, प्रचुंबकी और लोचुंबकी पदार्थों में भेद कीजिए। देखिए अनुचुंबकी क्या होते हैं, देखिए अनुचुंबकी पदार्थ बहुत सिंपल तरीके से, अनुचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी, पहले लिखिए क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी, लिखिए थोड़ी सी, नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ी सी मतलब एक से कम चुंबकी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक से कम चुंबकी हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, जो चुंबकी हो जाते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अनुचुंबकी कहते हैं यहाँ पर। क्या कहते हैं, उसे अनुचुंबकी कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके पीटी लिख लें, प्लेटिनम लिख लें, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन हो जाएगा। आज इसके उदाहरण है, आज क्या है इसके उदाहरण दिया है ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए PT CR NaAl O2, आज इसके क्या है उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, इसके क्या है आज उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए प्रतिचुंबकी पदार्थ क्या होते हैं, प्रतिचुंबकी पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ठीक है, रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाते हैं। जैसे जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, हीरा नामक जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। फिर देखिए लोह चुंबकी क्या होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Fe हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, Ni निकल हो जाएगा, CO कोबाल्ट हो जाएगा, इसके उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उसे कहते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। Fe, Ni, CO इसके उदाहरण है यहाँ पर। ठीक, कितना सिंपल तरीका, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर, कठिन कोई क्वेश्चन है होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 8वें का अथवा, क्या दिया, एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर दिया है, अपवर्तनांक दिया है √3 में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे। बहुत ही सिंपल 5 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले 8वें का अथवा है हमारे पास, क्या है 8वें का अथवा यहाँ पर। ठीक है, 8वें का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, अथवा है यहाँ पर। ठीक है, 8वें का क्या है हमारे पास, अथवा है। सबसे पहले दिया है यहाँ पर, क्या दिया गया यहाँ पर, दिया है क्या दिया, देखिए हमें दिया है अपवर्तनांक n बराबर कितना दिया है यहाँ पर, अपवर्तनांक n बराबर दिया है हमें √3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, और हमें क्या दिया है यहाँ पर, अपवर्तनांक √3 दिया है, में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। ठीक है, यदि इस किरण के लिए आपतन कोण मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण I से, आपतन कोण किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I, आपतन कोण कहाँ है, आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है। देखिए समझिए, अपवर्तन कोण का क्या है, दुगुना है। अपवर्तन कोण किसे लिखते हैं, R का क्या है, दुगुना है यहाँ पर। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2R हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 2R हो जाएगा, I बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब देखिए इसको डाल दीजिए समीकरण 1, लगातार समीकरण 1 डाल दीजिए। फिर क्या बोला गया है, प्रिज्म कोण मतलब A का मान फाइंड करना हमें यहाँ पर,
ए का मान फाइंड करना है और क्या करना है, अपवर्तन कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण मतलब कि आर का मान फाइंड करना है, ये हमें निकालना है, बस हो गया काम। अब कोई काम नहीं इस सवाल का यहाँ पर, ठीक है, इतना ही फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें चाहिए पहले यहाँ पर ए का मान किस टाइप से आएगा। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं अपवर्तन कोण एक फार्मूला होता है आर बराबर होता है हमारे पास a/2, यही तो फार्मूला होता है a/2 यही होता है, ठीक है। तो 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2r हो जाएगा, ठीक है। अब a का मान देखिए a 2r है यहाँ पर। अब समीकरण 1 से देखिए 2r की जगह पर a पुट कर दीजिए यहाँ पर, जैसे काम आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2r का समीकरण 1 से लिख लीजिए, समीकरण 1 से देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा। देखिए आई बराबर 2r है यहाँ पर, 2r की जगह पर क्या लिख देंगे, ए पुट कर देंगे। देखिए आई बराबर क्या गया हमारे पास, आपतन कोण बराबर क्या हो जाए, फ्रिंज कोण के बराबर हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें मान थोड़ी ना होगा हमारा। अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बी नो देट, क्या जानते हैं, बी नो देट, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, स्नेल का नियम, आपतन एन बराबर क्या होता है, आपतन कोण की जया आपतन कोण की जया बराबर क्या होती है, अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की नहीं है, आपतन कोण की जया, हाँ आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जगह एक नेतांक के बराबर होता है, यही स्नेल का नियम होता है, आर हो जाएगा बराबर। देखिए एन का मान कितना है, एन का मान √3 है, एन का मान कितना है √3 पुट कर दिया बराबर साइन आई का मान कितना, देखिए इसीलिए निकाला था, आई का मान कितना है, ए है यहाँ पर, ए पुट कर दीजिए, इसीलिए सब काम हम किया हमने, ए हो जाएगा यहाँ पर। आर का मान देखिए आर बराबर क्या है, a/2 है, आर का मान क्या है a/2, तो साइन a/2 हो जाएगा a/2। अब देखिए साइन 2a का फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 2a का फार्मूला, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 साइन a इंटू कोस ए, ठीक है। ए फार्मूला होता है, क्या होता है, ए फार्मूला होता है यहाँ पर। देखिए इसको याद कर लेना। देखिए जब यहाँ पर एंगल देखिए जब 2a होता है, देखिए समझ लीजिए आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आपके पास मैथ नहीं है। देखिए जब साइन 2a है यहाँ पर होता है 2a, तो एंगल आधा, देखिए 2a क्या हो जाता है, आगे आ जाता है यहाँ पर 2, लेकिन बट यहाँ पर 2 से क्या हो जाता है, 2 तो आगे रहता है फार्मूला में, ध्यान रखना 2 साइन है, लेकिन 2 का आधा होता है, 2a लिखा हुआ, इसका आधा क्या होता है, ए हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी टाइप से आपके पास यहाँ पर क्या 2 लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2। देखिए √3 जिमकाती लिखा है यहाँ पर, √3 यहाँ पर जिमकाती लिखा है यहाँ पर। देखिए 2 तो अपने पास है, 2 साइन है तो होता ही है, कहाँ गया फार्मूला, 2 साइन है तो होता ही है, 2 साइन लिख लिए, 2 साइन, ए साइन तो लिख ही लेना। अब देखिए ए कहाँ से आता है, ए इसका आधा कर देते हैं, ए एंगल होता है 2 का फार्मूला दिया उन्होंने, फार्मूले में 2 से आधा होता है, तो इस फार्मूले में किससे समझे, आधा, ए का आधा क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अब कोस a/2 हो जाएगा इसी टाइप से। एक क्यों किया हमें यहाँ पर, हमने किया क्यों पता है, क्यों किया बताइए, इसको हमें नीचे वाला काटना है, यहाँ पर साइन a/2 क्या है, नीचे वाला उड़ाना है, सीधा साइन a/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास √3 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 कोस a/2 बचेगा यहाँ पर, a/2, ठीक है, 2 कोस a/2 बचेगा, 2 कोस a/2, तो यहाँ पर कोस a/2 का मान कितना हो जाएगा। देखिए इसको 2 को नीचे ले आइए, 2 को नीचे ले आएंगे तो √3 हो जाएगा बट्टे 2 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई का है, नीचे किसका है, डिवाइड का हो जाएगा, कोस a/2 हो जाएगा, कोस a/2। अब देखिए कोस के मान में √3 बट्टे 2 किसका मान होता है, जरा बताना, कोस के मान में √3 बट्टे 2 किसका मान होता है, कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है, कोस 30 डिग्री हो जाएगा, कोस 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, कोस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कोस a/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a/2। अब देखिए कोस से कोस कट जाए, काटते हैं मान लिया जाता है, लेकिन हमें वहाँ पर काटना मत लीजिए, हमें समझ लीजिए मान लिया जाता है, कट जाता है। आप डायरेक्टली लिख देंगे 30 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर, a/2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, a/2। अब 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देखते हैं आ रहा है अंदर हमारा 60 डिग्री, चेक कर लेते हैं बस, वरना दिक्कत हो जाएगी। 60 डिग्री आ रहा है हमारे पास, आपतन कोण आ गया 60 डिग्री यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हाँ फ्रिजिंग कोण आ गया 60 डिग्री यहाँ पर, क्या आ गया फ्रिजिंग कोण, लेकिन आपतन कोण तो यहाँ पर ज्ञात ही नहीं करना था, यहाँ पर इन्होंने लिख दिया। अब देखिए अपवर्तन कोण, ठीक है, चूँकि उसके बराबर है। अब देखिए हमने एक निकाल लिया, हमने 60 डिग्री आ गया फ्रिजिंग कोण, फिर निकालना हमें यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या होगा। देखिए अपवर्तन कोण के लिए फार्मूला क्या होता है, देखिए अपवर्तन कोण किस तरह लिखते हैं, आर से, आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होता है हमारे पास, a/2 होता है, a/2,
ठीक है। ए का मान कितना दिया 60 दिया है, बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री, फर्स्ट दूसरा आंसर। अगर बाई चांस हमने पूछा आपतन कोण, तो आपतन कोण इसी के बराबर हो जाता, आई की जगह आप लिख देंगे 60 डिग्री, तो आपतन कोण का मान भी 60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पर ए बराबर आप प्रिज्म कोण अपवर्तन आपतन कोण के बराबर है, तो जितना प्रिज्म कोण होगा उतना ही आपतन कोण होगा, बाई चांस पूछा जाता तो 60 डिग्री हो जाता। इसलिए उन्होंने तीनों आंसर लिख दिए, बट इसमें पूछा नहीं गया यहाँ पर। ठीक है, यदि प्रिज्म कोण इतना है तो आपतन और दुगुना तो प्रिज्म कोण तो अपवर्तन कोण क्या, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए 5 नंबर कितना सिंपल सवाल है, यहाँ पर कठिन सवाल आपको लग रहा है, यहाँ पर कितना सिंपल है, यहाँ पर आराम से कर सकते थे आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है पी टाइप एन टाइप चालकों के अवलक्षणों की तुलना कीजिए। ठीक है, पीएन सनी डायोड की आवर्तन निष्क्रियण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। देखिए 5 नंबर का ये भी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, हर साल क्वेश्चन ये वाला आता है आवर्तन निष्क्रियण का। देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखेंगे आधार पर, यहाँ पर देखिए एन टाइप पी टाइप, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसकी तुलना करनी है। यहाँ पर किसकी क्या करनी है, यहाँ पर एन टाइप पी टाइप अचानक अवलक्षणों की तुलना कीजिए। देखिए अवलक्षणों की तुलना करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर डालेंगे आधार पर, इसके आधार पर अपमिश्रण के आधार पर तुलना। ठीक है, अवलक्षणों की तुलना, अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति। देखिए यहाँ पर एन टाइप लिखेंगे, यहाँ पर पी टाइप लिखेंगे, इसी टाइप से एग्जाम में लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति देखिए क्या होते हैं, पंच संयोजी पदार्थ। ठीक है, एएच एसबी पी आदि होते हैं। एन टाइप में क्या होते हैं, अपमिश्रण की प्रकृति क्या होती है, पंच संयोजी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, पंच संयोजी पदार्थ, एएच एसबी पी आदि। ठीक है, अब पी टाइप में क्या होते हैं, त्रिसंयोजी पदार्थ। त्रिसंयोजी पदार्थ ये देखिए पंच संयोजी पदार्थ होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, पंच यानी 5 संयोजकता इनकी होती है। फास्फोरस की 5 संयोजकता होती है, इसकी भी 5 संयोजकता, इसकी भी 5 संयोजकता, वैलेंसी जैसे बोलते हैं। अब पी टाइप अचालक की संयोजकता कितनी है, त्रिसंयोजी पदार्थ। एल की क्या होती है, एल की हमारे पास 3 संयोजकता होती है, और बी की क्या होती है 3 संयोजकता होती है, आयन की क्या होती है 3 संयोजकता होती है आदि। ठीक है, फिर यहाँ पर अपमिश्रण मतलब कौन सा अपमिश्रण मिला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जब पंचसंयोजी अपमिश्रण मिलाते हैं यहाँ पर एन टाइप में, यहाँ पर ध्यान रखना पंचसंयोजी, तो यहाँ पर एन टाइप में कौन सा पंचसंयोजी अपमिश्रण मिलाया जाता है, तो क्या इसमें 5 संयुक्ता होती है, इसलिए यहाँ पर ए लिख दिया एएस एसबी पी आर, इसमें 5 संयुक्ता होती है। और इसमें पी टाइप में 3 संयुक्ता वाला पदार्थ मिलाते हैं, इसलिए 3 संयुक्ता वाले एग्जाम्पल लिख दिए एल बी आई एन आर लिख दिए। अब देखिए बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश भाग। देखिए बहुसंख्यक क्या होते हैं, बहुसंख्यक हमेशा ध्यान रखना, बहुसंख्यक हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं। रट लेना क्या होता है, क्वार्टर ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। फिर देखिए इसमें एन टाइप में, देखिए एन टाइप में बहुसंख्यक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, एन टाइप में क्वार्टर होते हैं। बट इसमें पी टाइप में देखिए बहुसंख्यक क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जस्ट उल्टा कर देंगे यहाँ पर, ऊपर से नीचे कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। देखिए चालकता क्या होती है एन टाइप में अधिक, चालकता क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, गतिशीलता भी इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है यहाँ पर। फिर देखिए इसमें चालकता गतिशीलता क्या होती है, इसमें दोनों में कम कम हो जाती है। चालकता इसमें क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें क्या याद करना, देखिए अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति क्या होती है, एन टाइप में आप जानते हैं। एन टाइप मतलब कि 3-5 संयोजी वाला पदार्थ, 5 संयोजी का आप एग्जाम्पल जितने भी जानते हैं लिख देना यहाँ पर। बहुत एग्जाम्पल होते हैं, ए जैसे भी पी लिख दीजिए यहाँ पर। फिर देखिए पी टाइप वाला आप लिख सकते हैं, पी टाइप में क्या होता है 3 संयुक्ता वाला पदार्थ मिलाते हैं, तो त्रिसंयोजी पदार्थ क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, आयन हो जाएगा, आदि हो जाएगा। फिर देखिए बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश भाग। तो बहुसंख्यक क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक क्या होते हैं, क्वार्टर होते हैं। देखिए बहुसंख्यक क्या होते हैं, इसमें क्वार्टर होते हैं, जस्ट अपोजिट करते हैं। अल्पसंख्यक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चालकता गतिशीलता में संबंध लिख लीजिए यहाँ पर। चालकता क्या होती है, इनकी अधिक होती है, गतिशीलता क्या होती है, अधिक होती है। चालकता कम हो जाती है और गतिशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। इसी टाइप से सेम टू सेम नेक्स्ट क्लास में और एक सेट में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था, वहाँ पर नहीं करवाएंगे, इसी में नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। फिर बोला गया, फिर देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, इसको नोट लगाया यहाँ पर। देखिए पीएन सनी डायोड की अर्ध तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। ठीक है, देखिए समझाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर परिपथ देखिए लिख ली, भाषा हमने भी लिख लिया, यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिख लिया है। देखिए पहले समझ लीजिए तो अपने आप लिख सकते हैं, समझ गए। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डायोड है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हमारे पास अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्रिया का पूरा चित्र है यहाँ पर। ये क्या लगा हुआ हमारे पास, डायोड है यहाँ पर। ये क्या होता है, पी होता है, डंडा होता है, एन होता है। ये लोड प्रतिरोध है यहाँ पर, डीसी आउटपुट है, इधर एसी इनपुट है। ठीक है, क्या हमारे पास ट्रांसफार्मर का सिंबल है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, ये वाली हमारे पास समझ लीजिए सपोज दैट। ठीक है, यही है। और ये द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर की, क्या है द्वितीय कुंडली है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान पर उस समझना, बहुत थोड़ी से समझाएंगे यहाँ पर। देखिए प्राथमिक कुंडली मतलब ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। देखिए जिस एसी को, एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। रेक्टिफाइड कर रहा हो, क्या रेक्टिफाइड मतलब यार दृष्टिगत करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को, ये क्या हमारे पास प्राथमिक कुंडली को जोड़ देते हैं। जिस एसी को रेक्टिफायर करना हो या रेक्टिफाइड या दृष्टिगत करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर को क्या कर देते हैं, ट्रांसफार्मर इसकी प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। यहाँ पर किसको जोड़ देते हैं,
ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ जिस एसी को डिस्ट्रीगत करना हो। देखिए अब यह क्या हमारे पास डायोड है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर देखिए द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली हो, ये द्वितीय कुंडली, सपोज ये द्वितीय कुंडली है। जब देखिए द्वितीय कुंडली को क्या कहते हैं द्वितीय कुंडली को एक सिरा पीएन संधि, क्या है पीएन है यहाँ पर, पीएन संधि डायोड के पी क्रिस्टल से, इधर वाला क्या होता है पी, द्वितीय कुंडली को एक पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, ठीक है, तथा ईएन क्रिस्टल को, इधर वाला क्या होता है ईएन, इधर वाला क्या हमारे पास ईएन है, ईएन क्रिस्टल को किससे, ईएन क्रिस्टल को एक लोड आरएल द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली इसके दूसरे सिरे से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्या है, लोड प्रतिरोध यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए इनपुट, अब यहाँ पर क्या है इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जो इनपुट वोल्टेज होता है, देखिए अभी फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पर, देखिए इनपुट वोल्टेज यहाँ पर है, ए वाला फिगर यहाँ पर, इसके लिए देखिए इनपुट वोल्टेज यहाँ पर, रुक जाइए इसको सही कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इनपुट प्रथम आर्च चक्र है यहाँ पर, ये क्या है प्रथम आर्च चक्र है यहाँ पर, प्रथम आर्च चक्र है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्र हो जाता है। ये प्लस वाला होता है, ऊपर क्या होता है प्लस का होता है, नीचे क्या होता है निगेटिव होता है, प्लस यानी कि इनपुट वोल्टेज एक लिखा हुआ है यहाँ पर, इनपुट वोल्टेज यहाँ पर, इनपुट वोल्टेज के प्रथम आर्च चक्र में जब प्रथम आर्च चक्र के लिए जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा, ट्रांसफार्मर का क्या है, ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या मान लेंगे यहाँ पर, ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक मान लेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव मान लेंगे यहाँ पर, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या मान लेंगे, धनात्मक मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या धनात्मक मान लें तो डायोड अग्रअभिनत में होता है, ठीक है, तो डायोड क्या होता है, अग्रअभिनत होता है, ठीक है, पढ़ाया हुआ अग्रअभिनत हो। जब देखिए जब पी सिरा हमारे पास किससे जुड़ा हो, देखिए समझ लीजिए, जब इनपुट, देखिए फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है इनपुट है, इनपुट वोल्टेज सुन लीजिए, इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का एक सिरा पी सिरे के सापेक्ष ए सिरा पी सिरे के सापेक्ष क्या हो, धनात्मक हो तो डायोड अग्रअभिनत होता है। पी सिरा धन से जुड़ा हो और एन सिरा किससे जुड़ा हो, एन सिरा किससे जुड़ा हो, ऋण से, इसको ऋण मान लीजिए यहाँ पर, ऋण से, तो हमारे पास डायोड क्या होता है, अग्रअभिनत होता है। जब पी सिरा धनात्मक हो, एन सिरा निगेटिव, तो डायोड क्या होता है, अग्रअभिनत होता है यहाँ पर, ठीक है। तो डायोड क्या होगा हमारे पास, अग्रअभिनत होगा, अग्रअभिनत को इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। देखिए अग्रअभिनत में धारा बहती है और पश्चाभिनत में धारा नहीं बहती है यहाँ पर, ठीक है। अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार लोड आरएल द्वारा लोड आरएल सी से डी की ओर बहती है, सी से डी की ओर हमारे पास करंट क्या होगा, फ्लो होगा, धारा बहती है यहाँ पर, ठीक है, सी से डी की ओर बहती है। और दूसरे चक्र में जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे, इसको माइनस मान लेंगे यहाँ पर, अब इसको पॉजिटिव मान लेंगे यहाँ पर। दूसरे चक्र में क्या लिखेंगे, दूसरे चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है, इससे ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है यहाँ पर, ठीक है। ए सिरा निगेटिव है, बी सिरे के साथ बी धनात्मक होता है यहाँ पर, बी सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ पर, ठीक है। ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है, निगेटिव होता है। डायोड क्या होगा, जब पी सिरा निगेटिव हो जाएगा, एन सिरा पॉजिटिव हो, तो डायोड क्या हो जाएगा, उत्क्रमण अभिनत हो जाएगा। और उत्क्रमण अभिनत हो जाएगा। उत्क्रमण अभिनत को इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स बाइस, क्या कहते हैं, रिवर्स बाइस। इस दशा में क्या होगा, हमारे आरएल से धारा नहीं बहेगी, क्योंकि हमारे पास उत्क्रमण अभिनत में धारा बहती नहीं है। आरएल से हमारे पास क्या होगी, धारा नहीं बहेगी, यहाँ पर नहीं बहती है, शून्य रहती है बोल सकते हैं। इस प्रकार आउटपुट करंट एक दिशा में, आउटपुट करंट क्या होगा हमारे पास, आउटपुट करंट है एक दिशा में फ्लो होगा यहाँ पर। देखिए ये आउटपुट करंट है यहाँ पर एक ही दिशा में फ्लो होगा, इसी टाइप से एक ही दिशा में फ्लो हो रहा है। आउटपुट करंट क्या होगा, एक ही दिशा में फ्लो होगा, एक ही दिशा में मतलब बहेगा, प्रवाहित होगा यहाँ पर, ठीक है। एक ही दिशा में क्या करेगा यहाँ पर, इस बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक आउट करंट एक दिशा में परंतु रुक कर बहेगा मतलब देखिए रुक कर यहाँ पर वहाँ फिर बंद होगा, फिर यहाँ पर वहाँ फिर बंद होगा, यहाँ पर वहाँ फिर बंद होगा, रुक कर बहता है यहाँ पर, ठीक है, रुक कर बहता है। इसी तो एसी का नीचे वाले क्या होता है, एसी के नीचे वाले भाग आधे भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं यहाँ पर, कट जाते हैं। देखिए आधे भाग क्या हो जाए, कट गए यहाँ पर, एसी नीचे वाले भाग कट जाते हैं। केवल ऊपर वाले भाग क्या, ऊपर वाले आधे भागों में, ऊपर वाले आधे भाग है यहाँ पर, ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती, ऊपर वाले आधे भागों के कारण क्या होती है, धारा बहती, ठीक है। यही क्या हमारे पास आयतन दृष्टिकारण क्रिया, यही समझाया, यही लिख देना, यही सब बोला है हमने, यही सब लिखा हुआ है। देखिए जिस एसी को दृष्टिकृत करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देती है, यही सब भाषा बोली है। द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं तथा एन क्रिस्टल को एक लोड आरएल द्वारा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है, यही सब समझाया है यहाँ पर, ठीक है। इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्रअभिनत होता है, जो सब बताया हुआ है। डायोड क्या होता है, अग्रअभिनत होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। लोड रेजिस्टेंस आरएल, ठीक है, आरएल लोड प्रतिरोध आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है, सब समझाया यहाँ पर, ठीक है। सी से डी की ओर बहती है, सब चित्र बना लेना यहाँ पर, सब समझाया दिया यहाँ पर। सी से डी की ओर बहती है, यहाँ पर बहती है। दूसरे आधे चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है, वही सब है यहाँ लिखा। तो डायोड उत्क्रम अभिनत होता है, डायोड क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में पर रुक कर बहता है यहाँ पर, ठीक है, बहती है, बहता है। एसी के नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं,
ठीक है, कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण धारा बहती है। इस प्रकार सन्नी डायोड में आयतन दृष्टिकरण की क्रिया आयतन दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। क्या करता है? सन्नी डायोड आयतन दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया यहाँ पर, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ लेना यहाँ पर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया नमे का अथवा। देखिए, स्थिर विद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय बात है, इसका उपयोग करके, ठीक है, इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या करना है? स्रोत आवेश पट्टी आवेश Q0 के बीच कूलम के नियम का निगमन कीजिए। भाई गॉस के नियम से कूलम का नियम का निगमन, गॉस की प्रमेय से कूलम के नियम का निगमन, भाई ये क्वेश्चन घुमा कर दिया है भाई, सेम टू सेम उसी में सब हो जाता है। देखिए, स्थिर विद्युतिकी में गाउस नियम, देखिए गॉस की प्रमेय, देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई तथा उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश Q का 1/ε नॉट गुना होता है। क्या होता है? देखिए, याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझिए। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास? गॉस की प्रमेय क्या होती है? देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये क्या होता है? फाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स यहाँ पर, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का, ये क्या होता है? कुल आवेश, नेट आवेश का 1/ε नॉट गुना होता है, 1/ε नॉट गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय होती है, इसी से बनाएंगे गॉस की प्रमेय। क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ, देखिए गॉस की प्रमेय हमेशा बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होगी, इसलिए बंद पृष्ठ लगाते हैं यहाँ पर। हमेशा गॉस की प्रमेय कहाँ अप्लाई होगी? बंद पृष्ठ के लिए। तो लिखेंगे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε नॉट गुना होता है। इसी से बनाएगा। क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε नॉट गुना होता है, यही गॉस की प्रमेय होती है। हटाइए, हो गया। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है? फिर यहाँ पर फाइंड करना है गॉस के नियम से कूलम का नियम का निगमन। भाई यहाँ पर एक, फिर बोला इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत, इसी का उपयोग करना है, यूज करना है, इस उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्रोत आवेश Q का टेस्ट आवेश, पहले विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। भाई ये यहाँ पर गॉस के नियम से कूलम का नियम का निगमन। सबसे पहले हमने मान लिया एक बिंदु आवेश, मान लिया यहाँ पर क्या है? एक बिंदु आवेश है, ठीक है। बिंदु आवेश को केंद्र O मान लिया, बिंदु आवेश को केंद्र O लिख सकते हैं यहाँ पर, केंद्र O माना लिख लेना है। देखिए, माना एक बिंदु आवेश Q को केंद्र मानकर उसके चारों ओर R त्रिज्या का, यहाँ से R त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है। एक बंद पृष्ठ खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, बोल सकते हैं। क्या खींचते हैं? एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। यहाँ पर डाट डाट खींच लेना आप, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, क्या खींचते हैं? गॉसियन पृष्ठ लेते हैं, खींचते हैं यहाँ पर। और बिंदु P पर, क्या है हमारे पास? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर की दिशा इधर की ओर है। बिंदु P पर है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और क्या होता है हमारे पास? DA, यानी कि सदिश क्षेत्रफल की दिशा, सूक्ष्म क्षेत्रफल की दिशा इधर की ओर, दोनों की डायरेक्शन हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर और चाहे लिखना चाहते हैं, माना लिख लेना, यही माना बोला, यही लिख लेना, दो चार लाइन यहाँ पर, ठीक है। यही माना बोला है, यही लिख लेना यहाँ पर। एक गॉसियन पृष्ठ है, इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल हमने मान लिया A, इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या मान लिया? A मान लिया। यहाँ पर सूक्ष्म मान लेंगे, यहाँ पर सूक्ष्म के लिए निकालें, पूरे के निकालें तो इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आराम से आ जाएगा यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव D, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, इससे पहले आप निकाल लीजिए फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल, या क्षेत्रफल अवयव या सूक्ष्म क्षेत्रफल लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सूक्ष्म क्षेत्रफल लिख लीजिए या क्षेत्रफल अवयव लिख लीजिए। क्षेत्रफल अवयव क्या है? DA। सूक्ष्म क्या है? क्षेत्रफल अवयव क्या है? सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है? DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई बराबर, जो सूक्ष्म के लिए लिख रहे हैं क्षेत्रफल, अभी सूक्ष्म के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए? सूक्ष्म के लिए लिख रहे हैं, तो सूक्ष्म के लिए क्या लगा देंगे विद्युत फ्लक्स में? D फाई E। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा विद्युत फ्लक्स का, यहाँ पर तो जाइए, फाई बराबर क्या होता है? E वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, यही तो फार्मूला होता है। जब सूक्ष्म के लिए लिखेंगे यहाँ पर तो D लगा देंगे, तो यहाँ D फाई बराबर, यहाँ पर देखिए E वेक्टर क्या हो जाएगा? E वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर? E तो रहेगा, E तो जिनका तो लिखाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल लिख रहे हैं ना, क्षेत्रफल लिख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में DA सूक्ष्म थोड़ी ना मानी जाएगी यहाँ पर, तो क्षेत्रफल अभी माना D है, तो यहाँ पर इंटू यानी A की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर? सूक्ष्म क्षेत्रफल DA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? DA क्या हो जाएगा? DA वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। DA वेक्टर लगा दिए, यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि सदिश राशि इसलिए वेक्टर लगा दिया। यहाँ पर क्या है? क्षेत्रफल क्या है? सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर सदिश के लिए DA जब वेक्टर, तो सदिश के लिए क्या लेते हैं? E वेक्टर लगा दिया यहाँ पर, सदिश यहाँ पर, ठीक है, सदिश DA। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमने निकाले, अब देखिए इसको हटाते हैं, जब देखिए इसी जब डाट इसी में कर लीजिए, देखिए D फाई E,
d फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, जब डाट हटाते हैं क्लास 11 में पढ़ के आते हैं, डाट हटाते हैं डॉट प्रोडक्ट तो क्या होता है, कोस थीटा आता है, पढ़ के आएंगे क्लास 11 में, ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कोस थीटा हो जाएगा, लेकिन कोस हाँ सही है, कोस थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा की जगह पर देखिए एंगल क्या लेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, थीटा की देखिए सीधा एंगल ले लेंगे यहाँ पर, सीधा एंगल 0 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई डी ए पिन भी नहीं चल रहा था, ई डी ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, ई डी ए कोस 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा डी फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी फाई कोस 0 का मान जरा बताना कितना होता है, 1 होता है, तो ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ई डी ए, ठीक है, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए इतने सूक्ष्म के लिए हमने विद्युत फ्लक्स निकाले, इतने के लिए हम निकालना चाहते हैं पूरे के लिए, पूरे के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो लिख दिया संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, क्या लिख देंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर, ई डी ए हो जाएगा यहाँ पर, कर देंगे, कर दिया इंटीग्रेशन, देखिए कुछ नहीं का, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप, संपूर्ण के लिए निकालेंगे यहाँ पर, सूक्ष्म के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखिए क्या है हमारे पास, बंद पृष्ठ है, गॉसियन बंद पृष्ठ यहाँ पर बंद है, तो इसके लिए बंद के लिए यहाँ पर सिंबल इस टाइप से बना देते हैं यहाँ पर, जिससे कि पता चले बंद के लिए लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इस टाइप से सिंबल लगा देंगे बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर, क्या किसके लिए है, बंद पृष्ठ के लिए यहाँ पर। अब देखिए डी फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डी से कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई फाई ई इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ई क्या है, कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, हटाइए इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी ए हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डी ए, ठीक है, डी ए हो जाएगा। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला है यहाँ पर, समझिए गोला सपोज यहाँ पर दिख रहा है गोला, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आप क्लास 9 10 मेंसुरेशन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर चलिए लिख लीजिए यहाँ पर, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई इस पूरे की जगह पर यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे का मान क्या ले लेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा, यानी कि होल है यहाँ पर लगा पूरा, तो पूरे के लिए यहाँ पर लगा हुआ पूरा इंटीग्रेशन, तो पूरे के लिए पूरे का गोले पृष्ठीय, पूरे गोले के लिए वो गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो पूरे के लिए हमने ले लिया यहाँ से यहाँ तक के 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो डी ए इसका मान हमने क्या ले लिया यहाँ पर, 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया हमने, चूंकि हमने इसका क्या ले लिया, 4 पाई आर स्क्वायर ले लिया यहाँ पर। अब देखिए इसमें बोला गया था गॉस के नियम, गॉस के प्रमेय से, गाउस के नियम से, गाउस का नियम यूज करना था, तो गाउस का नियम जो गॉस की प्रमेय यूज कर दीजिए ये वाली, तो ये लिखे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ समीकरण 2 डाल दीजिए, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 3 यहाँ पर। अब देखिए एलएचएस इसके बराबर है दोनों के, चलिए लिख लीजिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय देखिए इस जो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर देखिए एलएचएस दोनों बराबर है, तो आरएचएस बराबर लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण इक्वेशन 2 व इक्वेशन सेकंड एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना था, तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लिख लीजिए यहाँ पर, इसके नीचे तो आएगा इंटू क्यू लिखा हुआ, आर स्क्वायर नीचे लिख देंगे, यही क्या हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमारे पास व्यंजक आ गया यहाँ पर, ठीक है, यही निकालना था यहाँ पर, पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल लीजिए, रुक जाइए आपको दिख रहा होगा, ये निकालना था, यानी कि क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, ये विद्युत क्षेत्र का माना गया यहाँ पर। फिर आगे बोला गया था स्रोत आवेश क्यू तथा टेस्ट आवेश क्यू जीरो के बीच कूलम के नियम का निगमन कीजिए, देखिए कूलम के नियम का निगमन करेंगे यहाँ पर, कूलम के नियम का निगमन करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर यदि माना, या यदि लिख लीजिए, यदि या माना आप बिंदु आवेश है यहाँ पर, स्रोत आवेश बिंदु आवेश मान लीजिए, माना बिंदु आवेश ये दिया है, स्रोत आवेश बिंदु आवेश क्यू ले लीजिए, बिंदु आवेश प्लस का क्यू ले लीजिए, प्लस क्यू
बिंदु आवेश प्लस क्यू, क्यू क्यू से आर दूरी, ठीक है। वो चित्र कहाँ गया यहाँ पर भाई साहब, ये बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश आर दूरी पर, आर दूरी पर कोई धन यहाँ पर मान लीजिए सपोर्टेड कोई परीक्षण आवेश मान लेंगे यहाँ पर, इसमें बोला गया है तो कोई धन आवेश यहाँ पर Q0 मान लीजिए, यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश, कोई धन परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे यहाँ पर, क्या Q0, ठीक है। Q0 रखा हो, होने वहीं पर रख देंगे, रखा हो तो, ठीक है। यहाँ पर Q0 आवेश कोई रख देंगे यहाँ पर, रखा हो तो, यहाँ पर रखा हो तो, ठीक है। रखा हो तो माना बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो उस बिंदु आवेश Q के कारण आरोपित बल, तो उस बिंदु प्लस का Q अभी दिखाया था, उस देखिए उस प्लस का Q है यहाँ पर, तो इसे लिख दें उस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण आरोपित बल, उस बिंदु आवेश प्लस Q के कारण आरोपित बल, क्या होता है, F बराबर क्या होता है, पड़ा हुआ QE होता है, बट यहाँ पर Q0 ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, Q0 ले लेंगे यहाँ पर। इसमें चूंकि कहा गया है यहाँ पर ना, देखिए बोला Q0 के बीच कूलम का निगमन कीजिए यहाँ पर, इस आवेश के टेस्ट आवेश Q आवेश ये वाला है, इसके बीच टेस्ट आवेश और Q0 इनके बीच में बल निकालना है। तो यहाँ पर F बराबर क्या ले लेंगे, Q0E ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे, Q0E, चूंकि Q0E ले लेंगे यहाँ पर ले लेंगे। इसको डाल दीजिए समीकरण 5, इसको निकाला था, इसको डाल दीजिए समीकरण 4 चाहे समीकरण 4 डाल दिया, और इसको डाल दीजिए समीकरण 5 यहाँ पर, इसको डाल दीजिए समीकरण 5 यहाँ पर डाल लिया। अब देखिए E का मान है यहाँ पर, E का मान देखिए, E का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा आपका। देखिए E का मान समीकरण 4/5 लिख दीजिए, समीकरण 4/5 से, ठीक है। समीकरण 4/5 से, समीकरण 4/5 से, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा, Q0 तो लिखा है मल्टीप्लाई, E का मान क्या निकाला, ए निकाला, E का मान 1/4 Q/R², ठीक है। 1/4 Q/R², ठीक है। इसको आगे लिख लीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 Q/R²। यही तो होता है कूलम का नियम, यही होता कूलम का नियम, बस निकाल दिए यहाँ पर, यही तो बोला गया था, यही निकाल दीजिए यहाँ पर। देखिए प्रिज्म कहाँ गया, स्रोत आवेश Q तो टेस्ट आवेश Q के बीच कूलम का निगमन कीजिए, यही कूलम का नियम होता है यहाँ पर, ठीक। कितना सिंपल तरीके से कर दिया, कुछ नहीं किया। सबसे पहले आपको स्टाइल चित्र तो समझाई दिया था, गोस की प्रमेय। यहाँ पर सूक्ष्म के लिए कहाँ गया चित्र आते हैं, प्लस सूक्ष्म आवेश के लिए आप निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, बस उसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन करके यहाँ पर इंटीग्रेशन, फिर गोस की प्रमेय लगा, दोनों समीकरण को बराबर कर देंगे, आपका विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान आया डायरेक्टली आपको फॉर्मूला F बराबर Q0E लगा देना है यहाँ पर, कि जो थ्योरेटिकल लिखना, थ्योरी लिखना तो कोई दिक्कत, हटा देना अगर टाइम ना बचे। F बराबर क्या होता है, Q0E होता है। समीकरण 5 डालेंगे, समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में पुट कर देंगे, E का मान, यही आपका कूलम का नियम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से 5 नंबर देखिए घुमा दिया था, क्वेश्चन पता नहीं आ गया था, लेकिन हाई भाई गोस के नियम थे, कूलम का नियम का निगमन ही, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये सेट खत्म होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में हमें कौन सा स्टार्ट करेंगे, दूसरा यहाँ पर। पहले फिजिक्स के सभी सेट उड़ा देंगे, फिर केमिस्ट्री के फिर मैथ के करेंगे यहाँ पर, फिर बाद में इंग्लिश के यहाँ पर सभी सेट खत्म करा देंगे। आपके पूरे 70 में 70 नंबर आएंगे, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है।